स्टीव विटकॉफ की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि अपना तमाम तर जो जंगी साजो सामान है वो मिडिल ईस्ट में पहुंचाने के बावजूद ईरान घुटनों पे क्यों नहीं आ रहा, तो उन्हें फेस सेविंग चाहिए, कुछ जगहों पे वो हमले करेंगे और जवाब में ईरान भी बता के कुछ हमले कर देगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा, वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चले जाएंगे। तो ये फेस सेविंग है या फिर मामला बिगड़ गए हैं और एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो चुकी है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी मैं समझ रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूज करते हैं एज अ स्टेट ऑफ कोर्शन या प्रेशर डालने के लिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है जितना वो अनप्रिडिक्टेबल है उतने ही प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पता लग गया जो वो कहते हैं वो नहीं करते और जो कह रहे होते हैं वो ऑपोजिट करते हैं। रशिया से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया, कुछ खेप पहुंच चुकी है, कुछ आनी बाकी है। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जा रहा है, इसके अलावा कुछ जदीद मिसाइल्स भी हैं। चाइना भी इसी तरह के जदीद और मोहलिक जो मिसाइल हैं वो फराहम करने जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो इस वक्त यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो मौजूद है मिडिल ईस्ट में उसके लिए भी खतरा हो सकता है। तो चाइना रशिया उनका रोल क्या दिखाई दे रहा है? ईरान का इस वक्त ये अल्टीमेट एम वॉर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अमेरिका के लिए कोई ना कोई एम्बेरसमेंट कॉज करे, जिसपे अमेरिकी हुकूमत पर खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर एक प्रेशर बिल्ड हो जाए लोकल डोमेस्टिक तौर पर। और जाहिर है ये जो उसने मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दोस्त मुसलमान मुल्कों पर फायरिंग की है मिसाइल्स, वो बुनियादी तौर पर प्रेशर माउंट कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के दोस्त हैं वो खुद भी कंफ्यूज हैं। वो खुद कंफ्यूज इसलिए कि उनको खुद नहीं पता लग रहा कि हम दोस्त हैं या हम दुश्मन हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डू और डाई की सिचुएशन है इस वक्त ईरान के लिए, और वो कुछ भी कर गुजरेगा अगर बात उनकी सलामती पे हो। और उनकी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त मिजाज है, जो एग्रेशन है अमेरिका का इजराइल के कहने पर, वो बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। तो अब ना हुर्मुज़ को भी बंद करने की एक ऑप्शन मौजूद है, जिससे या ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया का जो इस वक्त तरसील है तेल का निज़ाम है वो मुतासर हो सकता है। कि वो उनके पास ऑप्शन हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं जिनको टॉर्पीडोज ये लॉन्च कर सकते हैं, ये संक इन कर सकते हैं किसी शिप को। ऑब्वियसली माइंस ये बिछा सकते हैं पूरे के, कोई आए ना और ये वार्निंग देते कि हमने माइन बिछा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। और जिस तरह से हम आपको पल पल की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जिनेवा में होने वाला मुज़ाकराती दौर जिसमें तवक्कुआत बहुत सी थी, क्योंकि जो बयान सामने आ रहे थे चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हों या ईरान के हों, कहा जा रहा था कि दोनों की तरफ से रवैया मस्बत है। लेकिन फिर ये यकायक क्या हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर धावा बोल दिया है, बाकायदा उनकी अहम तनसीबात को सदारती महल के पास भी निशाना बनाया गया। अभी जो ताज़ा इतलात मिल रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को भी निशाना बनाया गया, कुछ शहादतें भी हुई हैं और जवाबी कार्रवाई में कहा गया है कि ईरान पूरी जोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जिस तरह से उसने दावा किया था कि वो इजराइल को भी निशाना बना रहा है और इस खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद जो अमेरिकी बेसिस हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये जो ग्रेटर प्लान है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी का इजराइल पहुंचना, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान को धावा बोलने का कहना, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के वाक़यात तो हो ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पिछली बार जो जंग हुई थी इजराइल और ईरान की, ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। और आपको याद होगा कि उनके पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगाए। तो इस तमाम सिनेरियो में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या कर रही हैं, रशिया चाइना क्या कर सकता है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में, ये जो इस वक्त जंग छिड़ चुकी है ये क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस पर बात करने के लिए एक कमोडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, आपको वेलकम कहेंगे इस गुफ्तगू के अंदर, आपने कीमती वक्त निकाला है। एक तो सबसे पहले जो गुफ्तगू सामने आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग चाह रहे थे। स्टीव विटकॉफ की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि अपना तमाम तर जो जंगी साजो सामान है वो मिडिल ईस्ट में पहुंचाने के बावजूद ईरान घुटनों पे क्यों नहीं आ रहा, तो उन्हें फेस सेविंग चाहिए, कुछ जगहों पे वो हमले करेंगे और जवाब में ईरान भी बता के कुछ हमले कर देगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा, वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चले जाएंगे। तो ये फेस सेविंग है या फिर मामला बिगड़ गए हैं और एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो चुकी है? आपके पास इतलात क्या है इस पर? फिर इस पर मजीद बात करते हैं कि ईरान इस वक्त जवाबी तौर पे क्या कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल ये ऐसा ही सूरत हाल है कि कोई हम तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक तरफ नेगोशिएशन कर रहे थे और पास्ट में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लास्ट जो उन्होंने जून में अटैक किया था वो भी 15 दिन का टाइम दिया था ईरान को और तीसरे दिन हमला कर दिया था। अभी भी देखिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे बयानात की हद तक कि हम चाहते हैं एक आइडियल सर्कमस्टांसेस में सेटअप हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने वही किया है कि उन्होंने अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाई है। लेकिन अनप्रडिक्टेबिलिटी मैं समझ रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूज करते हैं एज अ स्टेट ऑफ कोर्शन या प्रेशर डालने के लिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है जितना वो अनप्रडिक्टेबल है उतने ही प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पता लग गया जो वो कहते हैं वो नहीं करते और जो कह रहे होते हैं वो ऑपोजिट करते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस को मुझे तो ये अफसोस ये है कि तमाम रीजन को उन्होंने
पीस को, सिक्योरिटी को खतरे में इसलिए डाल दिया है कि देखिए कोई भी मुल्क नहीं बच रहा जिसको ईरान टारगेट नहीं कर रहा। और ईरान ने ये पहले कह दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो ये रीजनल वॉर होगी, और जॉर्डन पर हो रहा है, सऊदी अरब पर मैंने सुना हुआ है, बहरीन पर हुआ है, दुबई, अबू धाबी, यानी कोई जगह बच ही नहीं रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान में रखने की बात है कि ये ऑलमोस्ट एस्केलेट बढ़ेगी अनलेस अमेरिका ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि जो जाहिर है लास्ट वॉर ने सीखा कि अमेरिका को और इजराइल दोनों को सरप्राइज दिया ईरान ने मिसाइल लॉन्च करके, तो टेक होम अमेरिका को फौरी तौर पर सरप्राइजेस आप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका को और इजराइल को दिए जाएंगे। लेकिन ये जो अभी इस खित्ते में होने वाली जवाबी कार्रवाइयां हैं ईरान की, चिश्ती साहब, ये उस धमकी की वजह से है या अमेरिका को डैमेज करने के लिए, जिस तरह पहले ईरान कह चुका था कि वो फुल फ्लेज वॉर तस्वुर करेगा अगर एक भी हमला उस पर होता है, या फिर ये जो हालिया अभी अटैक हुए हैं ये इन्हीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से ही लॉन्च किए गए हैं, इनके बेसिस को इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इन्हें बाकायदा इस कदर शिद्दत से ईरान निशाना बना रहा है? देखिए जुनैद, जितना अमेरिका अपने आप को या अपने एलाइज को स्ट्रेच कर रहा था ना, उतना खुद भी वनरेबल हो रहा था और अपने दोस्तों को भी कर रहा था। जिसका मतलब है कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर ला के एक मेडिटेरियन पर खड़ा कर दें, जॉर्ज फोर्ड, अब्राहम लिंकन को आप पर्शियन गल्फ में खड़ा कर दें, फिर आप बेसिस को एक्टिवेट कर दें, बहरीन में है, कतर में है, अबू धाबी में है, सऊदी अरब में है, इराक में है, जॉर्डन में है, आप इतने जहाज खड़े कर दें ला के और खतरा एक डेवलप करने की कोशिश करें ईरान के खिलाफ, तो ऑब्वियसली जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं ऑफेंस लॉन्च करने के लिए, उतना ही ज्यादा तो आप खुद भी वनरेबल हो रहे हैं ना। और ये वनरेबिलिटी अब हमें नजर आ रही है, लेकिन देखना यह है कि ईरान के पास जो डिफेंसेस हैं या काउंटर स्ट्राइक करने के जो वेपन्स हैं वो कितने महफूज हैं, कितने इफेक्टिव हैं और कितने सरवाइव कर पाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसी पे डिपेंडेंट होगा इसका आउटकम पे। अच्छा, अभी चिश्ती साहब हमने हाल ही में देखा कि रशिया से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया, कुछ खेप पहुंच चुकी है, कुछ आनी बाकी है, वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ जदीद मिसाइल्स भी हैं। चाइना भी इसी तरह के जदीद और मोहलिक जो मिसाइल हैं वो फराहम करने जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन जो मौजूद है मिडिल ईस्ट में उसके लिए भी खतरा हो सकता है। तो चाइना, रशिया, उनका रोल क्या दिखाई दे रहा है? और जो दावा ईरान कर रहा था कि ना सिर्फ अपनी जोहरी तंसीबात को पहले से ज्यादा महफूज बना चुका है बल्कि वो उनको पहले से ज्यादा अपने डिफेंस को भी मौसर बना चुका है, इस बात में कितनी हकीकत हो सकती है? और साथ में एक चीज कि अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी ऑफिशियल्स ये दावा कर रहे थे कि प्लानिंग इस बार देर तक एंगेज करने की है ईरान को, कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक उनको एंगेज रखते हुए थका दें। तो इसके लिए आपको लगता है कि ईरान तैयार है? देखिए, दोनों मुल्कों की अपनी अपनी सेंसिटिविटी है। ईरान जो है बहुत प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड इसलिए नहीं करता कि उसकी कर सकता कि उसकी डिस्ट्रक्शन बहुत होगी, और जो प्रिसीजन है, जो शॉर्ट एंड क्रिस्प है, वो मुझे नहीं लगता कि मेजरेबल रिजल्ट अमेरिका को लेके जाए। ईरान का इस वक्त ये अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अमेरिका के लिए कोई ना कोई एम्बेरसमेंट कॉज करे, जिसपे अमेरिकी हुकूमत पर, खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर एक प्रेशर बिल्ड हो जाए लोकल डोमेस्टिक तौर पर। और जाहिर है ये जो उसने मिडिल ईस्ट के मुल्कों में, दोस्त मुसलमान मुल्कों पर फायरिंग की है मिसाइल्स, वो बुनियादी तौर पर प्रेशर माउंट कर रहा है ना इंटरनली। एक उन मुल्कों के लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे कि हमारे मुल्कों में क्यों सॉवरेनिटी हमारी क्यों ब्रीच हो रही है, और दूसरा एक कलेक्टिवली एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी उसने पैदा कर दिया उनके दोस्तों में कि अगर आप अमेरिका का साथ देंगे तो आपको कीमत ये देनी पड़ेगी। डिपेंड करता है स्टेमिना किसका ज्यादा है, सरप्राइजेस किसके पास ज्यादा है। जाहिर है मिलिटरीली तो कोई कंपैरिजन नहीं है ईरान का और अमेरिका का और इजराइल का, कोई जोड़ या कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन देखना यह है कि ईरान तो शॉर्ट एंड क्रिस्प करना चाहेगा। वो कहेगा कि इतनी जल्दी मैं कोई ऐसा सरप्राइज, शॉक इफेक्ट और एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए कॉज कर दूं या इजराइल के लिए कॉज कर दूं कि एक प्रेशर माउंट हो जाए और वो ऑब्वियसली काउंटर प्रोडक्टिव हो अमेरिका के प्लान के मुताबिक। डिपेंड करता है कि कितना ईरान सस्टेन कर पाता है ये जो स्ट्राइक्स करने लगा है, या अमेरिका और इजराइल ने इतना डिफेंसिव काउंटर मेजर्स कर लिए होंगे। और मैं अपने यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री में कोई 10 दिन पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री 12 दिन पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने यही कहा था कि ईरान के सारे सेंसर्स को अमेरिका रीड कर रहा है और मैप कर रहा है जब वो डिप्लॉय कर रहे थे। अब देखना यह है कि कितना वो रीड कर पाया है और कितना ईरान अपने प्लान्स को, अपने एसेट्स को, अपने वॉर प्लान्स के अलावा स्ट्रेटेजिक वेपन जो है, खासतौर पर क्रूज और बैलिस्टिक माइल, उनको कंसील और कैमोफ्लेज करने में और प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुआ है। अच्छा, जब हम चिश्ती साहब बात करते हैं अमेरिका के दोस्तों की, तो थोड़ा सा अगर आप उसको एलैबोरेट कर सकें, कौन इस वक्त अमेरिका का दोस्त है, कौन दुश्मन है? पिछली बार जब दोहा में अमेरिकी बेस पर निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, और जब मुज़ाकराती दौर के अंदर इजराइल ने हिट किया अमेरिकी बेस को, तो अरब दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जिन पे वो तकिया किए हुए हैं क्या वाकई वो उनके प्रोटेक्टर हैं या उनके दुश्मन है, या किसी वक्त उनकी बारी भी आ सकती है। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट क्या सोच रहा है, अरब ममालिक क्या
सोच रहे हैं? ऐसे में जब अमेरिकी सफीर जो इजराइल में तैनात है माइक हुकाबे, वो बरमला इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि इजरायलियों के ही लिए खुदा ने ये तमाम मिडिल ईस्ट की ज़मीन जो है उसको वक्फ कर रखा है, इसका अगर वो काबिज होते हैं तो ये उनका हक है। तो क्या अब भी सहूलतकार का किरदार अरब कंट्रीज निभा रहे हैं और यूं ही निभाते रहेंगे और उनको इस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा कि अगली बारी उनकी भी हो सकती है, अगला नंबर उनका भी हो सकता है, इस जारियत का निशाना वो भी बन सकते हैं ईरान के बाद? बहुत अच्छा सवाल है आपका और बुनियादी तौर पर फोकस्ड है, क्योंकि देखिए वाकई जो इस वक्त अमेरिका के दोस्त हैं वो खुद भी कंफ्यूज हैं। वो खुद कंफ्यूज इसलिए कि उनको खुद नहीं पता लग रहा कि हम दोस्त हैं या हम दुश्मन हैं, और हम दोस्त किसके हैं और किसके नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत थिन लाइन कर दी है। एक तरफ अगर वो साथ देते हैं अमेरिका का तो इंटरनल प्रेशर भी माउंट होता है, ईरान की मुखालफत भी लेते हैं, और अगर ईरान की हिमायत करते हैं जो कि रीजनल है, लेकिन नेबरहुड में अमेरिका ने तो चले जाना है, नेबरहुड में इन मुल्कों ने तो रहना है। अमेरिका तक रीच हर मुल्क की, ईरान की खासतौर पर इतनी आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन ये जो आप पड़ोसी मुल्क हैं, इन्होंने तो फेस करना है ईरान को आने वाले वक्तों में। अमेरिका पुल आउट कर लेगा और ये क्या कर चलेगा जाएगा कि टेक ओवर कर ले, ईरानी लोग खड़े हो जाए, और खड़े इस तरह तो नहीं होते। लॉलेसनेस क्रिएट हो जाएगी, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगी अगर हुकूमत इस तरह डिस्टेबलाइज हुई। और अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ऐसे मुजाहरे शुरू हो जाते हैं जो ये हमें समझ ही ना आए कि इस वक्त हुकूमत में कौन है और कंट्रोल किसका है, तो जाहिर है वो स्प्रेड करेगी पूरे मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान की तरफ, ये सारे मुल्कों में। तो आई थिंक अमेरिका ने थोड़ा सेल्फिश इसमें रोल प्ले किया है कि वो अपनी डिजाइन और अपने लोगों को खुश करने के लिए और खासतौर पर इजराइल को खुश करने के लिए उसने पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया बदकिस्मती से। अच्छा, अभी जो हमने देखा ये एपिसोड चला है जिसमें पाक भारत जंग के बाद मुसलसल ट्रॉल करते रहे, बुली करते रहे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को, फिर उन पर टैरिफ्स की भरमार कर दी, लेकिन अब गेम चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बयानात की हद तक तो अभी भी वो तैयारी करने की बात कर रहे हैं, तादाद 11 तक पहुंचा दी उन्होंने, लेकिन टैरिफ उठा लिए गए हैं। और अल्टीमेटली क्या भारत को भी अंदाजा हो चुका है कि अगर अमेरिका का दोबारा से लाडला बनना है तो वो रास्ता इजराइल से होकर गुजरेगा? किनेसेट में उनका खिताब, शीर चक्कर होना, गले मिलना, मेडल्स पहनाया जाना, जेनोसाइड के ऊपर एक दूसरे को तमगे दिया जाना, वही स्ट्रेटजी हम यहाँ कश्मीर में अकलियतों के साथ देखते हैं भारत की, जो फ़लस्तीन के साथ इजराइल कर रहा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो है जिस तरह से वो बड़ा खुल के अपने कैंप का या अपने सफ़ों का इंतखाब कर चुके हैं अमेरिका और इसके इत्तेहादी, जिसमें इजराइल है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें भारत है, जिसमें अफगानिस्तान भी अब शामिल हो चुका, तो इस वक्त जो उनकी ऑपोजिट इत्तेहाद है ईरान के साथ, और कोई मुल्क खड़ा होगा, रशिया, चाइना खुल के उसकी हिमायत करेंगे, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पे, अमली मैदान में भी? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो टैरिफ कहते हैं या कोई और थ्रेट करते हैं उसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लिटरल सेंस में मीनिंग नहीं होते। आपने देखा कितने उन्होंने यूटर्न लिए टैरिफ पर, किसी मुल्क को रिलैक्सेशन दे दी, किसी मुल्क का डबल कर दिया, फिर विड्रॉ कर लिया, फिर रिलैक्सेशन दे दी। तो आई थिंक वो सिर्फ जैसे बाजू मरोड़ने के लिए टैरिफ को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको कहते हैं ऑयल खरीदना बंद करो किसी और मुल्क को किसी सपोर्ट पे, यानी वो प्रेशराइज करते हैं अपने डिसीजन की अलाइनमेंट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की। और ये ओवर 1 ईयर हमने यही देखा है कि वो टैरिफ लिटरल सेंस में नहीं चाहते कि टैरिफ में बढ़ाऊं, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छा आपको मैं प्रेशराइज इस तरह करूंगा, आपके लिए प्रोहिबिटिव कॉस्ट इतनी कर दूंगा कि आप खुद आएंगे मेरे पास कि अच्छा टैरिफ उठा लें, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इंडिया का भी डे 1 से मैं कह रहा था कि इंडिया की कोई मुखालफत उन्होंने नहीं करनी। डिफेंस एग्रीमेंट भी 10 साल का उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है। इजराइल जितना गर्मजोशी दिखा रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी के बगैर नेतन्याहू नहीं दिखा सकते मोदी की तरफ। तो ये सारा आई थिंक ए बिगर गेम प्लान है जिसके अंदर एक को ट्विस्ट किया जाता है, फिर दूसरे को ट्विस्ट किया जाता है, सब कुछ फोकस किया जाता है टुवर्ड्स अमेरिका एंड ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ इजराइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल ठीक है आशीष साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डू और डाई की सिचुएशन है इस वक्त ईरान के लिए, और वो कुछ भी कर गुजरेगा अगर बात उनकी सलामती पे हो, और उनकी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त मिजाज है, जो एग्रेशन है अमेरिका का इजराइल के कहने पर, वो बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। तो अब ना हुर्मुज़ को भी बंद करने की एक ऑप्शन मौजूद है जिससे या ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया का जो इस वक्त तरसील है, तेल का निज़ाम है, वो मुतासर हो सकता है। तो क्या उसे ब्लॉक करने की पोजीशन में ईरान को दिखाई देता है, और चाबहार के ऊपर क्या बदले में, या फिर और कौन कौन से अहम टारगेट्स होते हैं जिसे जवाब में मुमकिन तौर पे अमेरिका निशाना बनाएगा या फिर इजराइल निशाना बनाएगा? देखिए, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि बुनियादी अपना हुर्मुज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली 20% 22% ऑयल गुजरता है, और वो टेम्पररी तौर पर तो हो सकता है कि वो उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं जिनको टॉर्पीडोज ये लॉन्च कर सकते हैं, ये संक इन कर सकते हैं किसी शिप को। ऑब्वियसली माइंस ये बिछा सकते हैं पूरे के कोई आए ना और ये वार्निंग दे दे कि हमने माइन बिछा दी है। ये खतरनाक टेम्पररी तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर जो पनिशमेंट जो अमेरिका चाहेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज की ईरान को देना,
हमें ये देखना होगा कि वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। वो डिस्ट्रक्शन उनके हाथ में इस वक्त लीवरेज है और बहुत ज्यादा उनकी वेपनाइजेशन है और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने, जो मैंने पहले कहा कि वो खड़ा कर लिया इर्द गिर्द लाकर, तो आई थिंक उसको देखना पड़ेगा कि ये उस पर डिपेंडेंट हो। बिल्कुल आखिरी सवाल चीसी साहब, मुझे अंदाजा है कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपको और जगहों पे भी टाइम देना है। पाकिस्तान का किरदार क्या देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान को गजब लिल हक के अंदर इंगेज किया जाता है, भारत अपनी प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान अब किस तरह से इस सूरत हाल में खुद को इंगेज करेगा या डिसंगेज करेगा, जबकि खुदा न खास्ता अगर ईरान को तबाह किया जाता है तो हमारे आखिरी डिफेंस लाइन है, उसके बाद खुदा न खास्ता पाकिस्तान, टर्की और दीगर ममालिक की बारी भी आ सकती है। तो पाकिस्तान किस तरह से इस सूरत हाल का मुकाबला करेगा? पाकिस्तान की तैयारी कैसी है? पाकिस्तान के लिए तो देखिए असली बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। चैलेंजिंग इसलिए है कि हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ इंगेज हैं। अभी 7-8 महीने पहले इंडिया से हम फारिग हुए थे। अब एक्टिवली हमारी फोर्सेस अफगानिस्तान के साथ इंगेज हैं, और एक और बॉर्डर पे इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन आ जाए जिसका हमें आउटकम भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि रजीम कल को क्या आएगी, हमें ये भी नहीं पता ये वॉर चलेगी कितनी देर, हमें ये भी नहीं पता कि रजीम सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं पाएगी। जाहिर है इतनी अनसर्टेनिटी और क्वेश्चन मार्क के साथ बहुत चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए। और खास तौर पर आपने नोट किया कि एक तरफ हमारे ही दूसरी तरफ जो दुश्मन है इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके नेतन्याहू को मिलते हैं, वही अगले दिन अटैक कर देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी ही लीडरशिप को प्रेज करते हैं और हमारे ही नेबरहुड में एक आग लगा देते हैं आके। तो आई थिंक ये इतना मिक्सअप हुआ है जिसकी वजह से हमारी सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम किस तरफ जाएंगे। हम बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहेंगे अपने नेबरहुड में, एक तरफ जैसे मैंने कहा कि ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, तो इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन, ना हमारी कैपेसिटी है इकोनॉमिक कैपेसिटी के सेंस में मैं कह रहा हूं, और ना हमारी पॉलिटिकल कोई ऐसी गेन है इस पूरे जो आउट स्लॉट हो रहा है बदकिस्मती से। तो हम अनवांटेडली एक जिसको कहते हैं ना अननेसेसरी दलदल है जिसके अंदर सर्कमस्टांसेस की वजह से हम दसते जा रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग होगा हमारी हुकूमत के लिए इसमें से निकलना। बहुत चैलेंजिंग है। हमारी बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। खालिद चीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक मोडो रिटायर्ड। और नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबकी इस वक्त तशवीश का बायस भी बनी हुई है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान। और बज़ाहिर ये जो लग रहा है, ये जो मोहरे, ये जो डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ग्रेटर प्लान है, वो इसराइल का बना हुआ या लिखा हुआ स्क्रिप्ट लग रहा है, जिसके अंदर वो बारी बारी अपनी मर्जी के मुताबिक हर मोहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पे किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में दिखाई देते हैं नेतन्याहू का जो एजेंडा है, और इस ग्रेटर प्लान के अंदर बहुत से अमरीकियों, बहुत से इजरायलियों, बहुत से यहूदियों को भी अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ेंगे। और इसके लिए नेतन्याहू तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद तो जंगी जराइम का मुर्तकिब है ही, वो तो आलमी दहशतगर्द खुद को डिक्लेयर भी कर चुका है, करवा चुका है अपने जंगी जराइम के इर्तिकाब से, और मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटी तो वो बन ही चुका है। लेकिन अब वो दूसरे लोगों को भी इस बलि का बकरा बनाना चाहता है इस प्लान के अंदर, और उनकी कुर्बानियों से, उनके जो जानों के नजराने से वो अल्टीमेटली अपना जो ब्रॉडर प्लान है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही हसास लम्हा है। पाकिस्तान को एक साजिश के तहत पहले प्रॉक्सी, जो अफगान तालिबान की प्रॉक्सी है भारत की, उसे इस्तेमाल किया गया। पीछे इन सारों की जो डोरियां हैं वो इजराइल में है, और जो दौरा इजराइल था नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से तारीख़ उसे करार दिया जा रहा है, जिस तरह से जेनोसाइड को उन्होंने सेकंड किया। और आपको याद रखना चाहिए कि भारत का जो देरीना जो मौक़िफ़ था, जिसमें वो 2 रियासती हल को तस्लीम करते थे, जिसमें वो फ़लस्तीन को तस्लीम करते थे, उसको पसे पोश डालते हुए, उसी तरह से जिस तरह से आर्टिकल 370 को सबोताज किया गया, कश्मीर की बुनियादी हैसियत को डस्टबिन में डाल दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नरेंद्र मोदी शाइनिंग इंडिया को भी रोनता हुआ अखंड भारत के प्लान के ऊपर अमल करता हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अल जज़ीरा की हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे थे 2 रोज़ पहले की, कि इजरायली मॉडल को जिस तरह से मुसलमानों की नस्लकुशी फ़लस्तीन में की गई है, उसी को अब भारत भी अपनाने जा रहा है। तो इनका गोल एक ही है, लेकिन अफसोसनाक पहलू इसके अंदर सबसे ज़्यादा यह है कि हमारे दोस्त ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान, जिसको 50 साल से ज़्यादा अरसे तक हमने खिलाया पिलाया, मुल्क दिया, नाम दिया, इज्जत दी, शनाख्त दी, पहचान दी, आज वो हमें शुक्रिया बोलने के बजाय दुश्मन की गोद में बैठा हुआ है, उनके हाथों में खेल रहा है, और उनके एजेंडे को आगे पहुंचाने के लिए अपनी आवाम का नुकसान कर रहा है चंद डॉलर्स के बस। और अल्टीमेटली ये घाटे का सौदा तो होगा
होगा ही, पाकिस्तान को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। पाकिस्तान ने अभी तक बहुत ही दानिशमंदाना अंदाज में अपनी सिफारती पॉलिसियों को आगे बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप हमसे इस वक्त बज़ाहिर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से खुश नहीं होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप हमसे खुश हैं, बल्कि हमें अपने मफादात का चुनाव करना है। अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान बहुत सोच समझ के करनी है। और जो घाटे का सौदा इस वक्त मिडल ईस्ट के ममालिक, खासतौर पे वो ममालिक जो अपनी बेसिस को प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, स्ट्राइक्स के लिए एयर स्पेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से अभी ईरान ने उन पर हमले करना शुरू कर दिए हैं, शाम ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं, यूएई की तरफ से, कतर की तरफ से अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका था, ना तो वो घुटनों पे आएगा, ना वो माफ़ी मांगेगा, ना वो नाजायज़ शराइत को मानेगा, जो कि 4 शराइत जिस तरह से हम आपको बार बार बताते रहे। ये जो हालिया अदवार चल रहे हैं मुज़ाकराती, जिसमें एक दौर जुमेरात को हुआ है 2 रोज़ पहले, और इसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी फोकस अमेरिका का था कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। यूरोप को साथ मिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रामा ये रचाया कि ईरान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है लॉन्ग रेंज जो कि यूरोप के लिए तबाहकुन होंगे, यूरोप को हिट कर सकते हैं, सिर्फ यूरोप ही नहीं अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। इसलिए ईरान के ऊपर धावा बोलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जो 2 प्लान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 रोज़ पहले बताए थे, जिसमें पहला प्लान यही था जिस पर अमल हो चुका है, उनकी अहम तनसीबात को निशाना बनाया जाना, और प्लान बी यानी कि उसके अंदर उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप, उनकी क़यादत को, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई शामिल हैं, उन्हें निशाना बनाया जाना था। और अब देखते हैं कि किस तरह से इस प्लान बी के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आयरन डोम को चीरते हुए ईरानी मिसाइल इस वक्त यरूशलेम और तेल अवीव और दीगर मकामात को निशाना बना रहे हैं। और अब जिसको कहते हैं कि दुबक के या तो शेल्टर्स के अंदर डरपोक यहूदी या ज़ायोनिस्ट बैठ चुके हैं जाके अपनी जानें बचाने के लिए, या फिर दुम दबाकर भागने में अपनी आफियत जान रहे हैं। लेकिन ये छेड़छाड़ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। पूरी तरह से 100% इस वक्त चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लॉजिस्टिकली भी, मॉरली भी, और जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली भी वो उनका साथ दे रहे हैं। मिडल ईस्ट को, अरब ममालिक को, मुस्लिम दुनिया को होश के नाखून लेने होंगे, गैरत का मुजाहरा करना होगा। अगर आज ये तमाम मुस्लिम ममालिक यकजान ना हुए, अगर एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह इन्होंने इस सेहूनी फोर्सेस का मुकाबला ना किया, तो अगली बारी किसी भी की हो सकती है। हमारे यूट्यूब चैनल से पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाती रहेंगी। अब तक की सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है, तशवीशनाक है, और पाकिस्तान के लिए एक आजमाइश की घड़ी है। और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक जिसका आगाज़ हो चुका है, उसका सामना हम कर रहे हैं। अफगानी जाहरियत का मुकाबला हम कर रहे हैं, और साथ में ईरान के ऊपर इस वक्त बम्बार्डमेंट की जा रही है। इजरायली तैयारे दंदनाते फिर रहे हैं, और जो काबू आ गया उसकी खैर नहीं, उसकी शामत यकीनी है। ईरान भी पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी गैरत और हिम्मत के साथ, जमा मर्दी के साथ मुकाबला कर रहा है। इस वक्त मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत इस बात की है कि ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। अगर हम आपस में एक होंगे तो इन्हें यकीनी तौर पे ना सिर्फ शिकस्त देंगे बल्कि इबरत का निशान भी बनाएंगे। तो पल पल की अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।